कि अब हम देखेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के बारे में। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मतलब एंडोमेट्रियल का प्रोलिफरेशन वो ज़्यादा हो गया है। एंडोमेट्रियल का प्रोलिफरेशन कौन कराता है? ईस्ट्रोजन। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में ईस्ट्रोजन जो वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसमें जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है वो होती है AUB कि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो एंडोमेट्रियम वो अपने आप ही शेड होता रहता है, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इट इज़ अ हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, इट इज़ अ हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। अब सपोज कोई भी पेशेंट आया विद कंप्लेन ऑफ AUB, तो अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का होगा या पेरीमेनोपॉजल फीमेल होगी, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा टू रूल आउट प्रेगनेंसी। तो पहले हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे टू रूल आउट द प्रेगनेंसी। अगर वो नेगेटिव आया देन उसके बाद हम सेकंड स्टेप जो होगा हमारा वो होगा ट्रांसवाजिनल स्कैन, TVS, ट्रांसवाजिनल सोनोग्राफी। ये TVS हम करेंगे टू रूल आउट अदर पैथोलॉजीज। ओके, एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है, फाइब्रोइड हो सकता है, टू रूल आउट अदर पैथोलॉजीज एंड ऑल्सो टू मेजर एंडोमेट्रियल थिकनेस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो रूल आउट प्रेगनेंसी, सेकंड स्टेप होगा हमारा TVS। पोस्ट मेनोपॉजल में हम ये UPD नहीं करेंगे, उसमें हम डायरेक्ट TVS कर देंगे, तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा TVS। अब ये कॉजेज ऑफ AUB पता ही होगा, निमोनिक पाम कॉइन, पॉलिप, एडिनोमाइसिस, लियोमामा, मैलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेजिया, कोएगुलोपैथी, ओवुलेटरी डिस्फंक्शन, एंडोमेट्रियल कॉज, iatrogenic कॉज, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो ये पाम कॉइन क्लासिफिकेशन फॉर कॉजेज ऑफ AUB। अब हमने TVS कर दिया, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, पेरीमेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल, तीनों के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में TVS जब किया हमने तो उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस आई मोर देन 12 mm, या फिर जो फीमेल है वो हाई रिस्क, फीमेल इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर, लाइक PCOS है, टेमोक्सिफिन यूज़ कर रही है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में मोर देन 12 mm थिकनेस या फिर हाई रिस्क पेशेंट। पेरीमेनोपॉजल में हम डायरेक्टली करेंगे एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। पोस्ट मेनोपॉजल में अगर TVS में मोर देन 4 mm थिकनेस आई तो हम करेंगे एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। तो TVS के बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, कि TVS से हम बाकी पैथोलॉजी हमने रूल आउट कर ली और एंडोमेट्रियल थिकनेस भी मेजर कर ली। थिकनेस अगर इतनी आई अलग अलग एज ग्रुप के लिए तो हम एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे। पोस्ट मेनोपॉजल में हम पेप स्मीयर भी करेंगे टू रूल आउट सर्विक्स कैंसर। तो थर्ड स्टेप है हमारा एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग हम कर सकते हैं बाय एंडोमेट्रियल बायोप्सी या फिर एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बाय कारमान्स कैन्युला। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है कारमान्स कैन्युला। मोस्ट प्रेफर्ड इज एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, उसकी रिपोर्ट आ सकती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटिपिकल सेल या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिकल सेल, कि विथ एटिपिकल सेल एंड विदाउट एटिपिकल सेल, ये रिपोर्ट होती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी की। तो समझ में आ गया होगा हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे इस पेशेंट को। पहले रूल आउट प्रेगनेंसी, सेकंड स्टेप TVS, हमने एंडोमेट्रियल थिकनेस मेजर कर ली, वो अगर ये क्राइटेरिया मैच हुआ देन एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग डन बाय एंडोमेट्रियल बायोप्सी। रिपोर्ट आ सकती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटिपिकल सेल एंड विदाउट एटिपिकल सेल। इतना क्लियर हो गया। और एक वन लाइनर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड। ओके, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड का मोस्ट कॉमन कॉज हुआ है एट्रोफिक वजाइनाइटिस या फिर सीनाइल वजाइनाइटिस। एट्रोफिक वजाइनाइटिस या फिर सीनाइल वजाइनाइटिस। क्या रिपोर्ट ऑफ एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, इट इज EH विदाउट एटिपिकल सेल्स या एटिपिकल फीचर या फिर EH विथ एटिपिकल फीचर्स। क्या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटिपिकल फीचर ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया। एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया। जब ये एटिपिकल फीचर विदाउट एटिपिकल फीचर वो क्या होता है? तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिकल फीचर, इसका मतलब अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ है तो ग्लैंडुलर टू स्ट्रोमल रेशियो वो इंक्रीज हो गया, कि इतना तो है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में ग्लैंडुलर टू स्ट्रोमल रेशियो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होता है वो उनकी साइज इंक्रीज हो जाती है, तो रेशियो इंक्रीज हो जाता है 1:3, मोर देन 1:3। फिर विदाउट एटिपिया में माइल्डली क्राउडेड ग्लैंड्स होते हैं। ओके, माइल्डली क्राउडेड ग्लैंड्स, और इसमें एटिपिकल सेल्स भी नहीं होते। एटिपिकल सेल्स वो होते हैं जिनमें इंक्रीज्ड न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, मतलब इनमें न्यूक्लियस जो होगा वो लार्ज होगा और साइटोप्लाज्म कम होगा, प्लस इनकी साइज जो होगी वो भी बहुत बड़ी होगी और इरेगुलर शेप की होगी। तो ये एटिपिकल सेल्स। तो विदाउट एटिपिया में एटिपिकल सेल्स नहीं होते, माइल्डली क्राउडेड ग्लैंड्स होता है, और ये GS रेशियो वो तो इंक्रीज होता ही है, लेकिन इसमें माइल्डली क्राउडेड ग्लैंड्स एंड विदाउट एटिपिकल सेल्स। विद एटिपिया में ग्लैंड टू स्ट्रोमल रेशियो वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस, ओके, बहुत ज़्यादा होगा। ओवर क्राउडिंग प्रोमिनेंट होगी। डिसऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड होंगे विथ लुमिनल पाउचिंग। इसमें लुमिनल पाउचिंग होती है, दोनों में होगी, लेकिन इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड होंगे। और एटिपिकल न्यूक्लियर फीचर, ये मैंने बताया, एटिपिकल सेल्स वो प्रेजेंट होंगे। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया एंड विद एटिपिया। अब अदर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन तो मैंने बता दिया AUB। अदर प्रेजेंटेशन हो सकता है या तो हम रूटीन पैप कर रहे हैं और उसमें मत पता चला हो कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग से पता चलेगा, फिर अल्ट्रासाउंड से इंसिडेंटल फाइंडिंग होगी, तो अदर प्रेजेंटेशन। अब मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ EH विदाउट एटिपिया एंड विद एटिपिया। विदाउट एटिपिया उसमें पहला फर्स्ट स्टेप इज हमारा प्रोजेस्टेरोन,
कि पहले हम प्रोजेस्टेरोन देंगे। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को होल्ड करके रखता है, एंडोमेट्रियम को शेड नहीं होने देता। फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हैज़ एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन, डेसिडुअलाइजेशन एक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम मेकिंग इट थिन। कि एंटी प्रोलिफरेशन एक्शन याद रखना है। तो प्रोजेस्टेरोन हम ओरली दे सकते हैं या फिर आईयूसीडी के फॉर्म में। आईयूसीडी के फॉर्म में हम देंगे मिरेना, कि मिरेना वो प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी है मिरेना। ओरल फॉर्म में मेजेस्ट्रॉल या फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। मेजेस्ट्रॉल वो मोर कॉमन प्रीफर्ड होता है। ओरली हम कंटिन्यूस मैनर में देंगे या फिर साइक्लिकल मैनर में। साइक्लिकल मतलब हम 10-12 दिन तक देंगे और उसके बाद ड्रग स्टॉप कर देंगे। कंटिन्यूस में हम कंटिन्यूसली थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्रोजेस्टेरोन देंगे। ओवरऑल आईयूसीडी जो मिरेना है, इट इज़ प्रीफर्ड ओवर ओरल प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो पहली ट्रीटमेंट हो गई हमारी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के अलावा हम ओसीपीज भी दे सकते हैं। ओके, ओसीपीज में ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। अब हमने ये ट्रीटमेंट कर ली और प्रोजेस्टेरोन दे दिया। उसके बाद फॉलोअप लेंगे बाय एंडोमेट्रियल बायोप्सी एवरी 3 to 6 मंथ्स। क्या एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे हम एवरी 3 to 6 मंथ। उसमें अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आया विथ एटीपिया तो उसकी मैनेजमेंट हम करेंगे, वो अभी हम देखते हैं आगे। अगर एटीपिया आया तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे। अगर विदाउट एटीपिया आया या फिर ब्लीडिंग जो है वो परसिस्टेंट रह रही है तो उसमें हम करेंगे डीएनसी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी, कि डायलेटेशन इन क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है इन्वेस्टिगेशन है फॉर एंडोमेट्रियल इन्वेस्टिगेशन। ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया, प्रोजेस्टेरोन या फिर ओसीपीस। उसके बाद फॉलोड बाय एंडोमेट्रियल बायोप्सी एवरी 3 to 6 मंथ फॉलोअप के लिए। अगर एटीपिया हुआ देन मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली। अगर विदाउट एटीपिया हुआ फिर भी या फिर ब्लीडिंग परसिस्टेंट हुई देन डीएनसी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड टू असेस एंडोमेट्रियम। अब मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटीपिया। विथ एटीपिया अगर रिपोर्ट में आया, एंडोमेट्रियल बायोप्सी की रिपोर्ट में आया विद एटीपिया, तो हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे डीएनसी या फिर फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। ये डीएनसी या फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है टू असेस एंडोमेट्रियम। अब पेरीमेनोपॉजल में हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करेंगे या फिर सिंपल हिस्टेक्टोमी। ओके, साल्पिंगोफ्रेक्टोमी नहीं करेंगे हम। पोस्ट मेनोपॉजल में हम हिस्टेक्टोमी करेंगे प्लस बायलेटरल साल्पिंगोफ्रेक्टोमी। तो ये मैनेजमेंट होगी विथ एटीपिया की। पेरीमेनोपॉजल में ओनली हिस्टेक्टोमी, पोस्ट मेनोपॉजल में हिस्टेक्टोमी प्लस साल्पिंगोफ्रेक्टोमी। इन्वेस्टिगेशन याद रखनी है डीएनसी या फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। अगर ऐसा पेशेंट आया विद एटीपिया एंड वो पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है टू अंडरगो हिस्ट्रोस्कोपी नहीं करने दे रहा है, तो हम इसमें अगेन प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट कर देंगे पहले। अगर ये फेल हुआ फिर भी ब्लीडिंग परसिस्टेंट हुई तो फिर हम हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे डायरेक्ट। तो ये मैनेजमेंट थी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया एंड विद एटीपिया। कि पोस्ट मेनोपॉजल के केस में टीवीएस करेंगे। अगर लेस देन 4 mm थिकनेस हुई प्लस ब्लीडिंग हुई तो पहले हम रीअश्योरेंस देंगे। कि लेस देन 4 mm हुई तो पहले हम रीअश्योरेंस देंगे और ब्लीडिंग के लिए हम ट्रेनेक्सिमिक एसिड देंगे। अगर मोर देन 11 mm हुई विदाउट ब्लीडिंग, ओके, ब्लीडिंग हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोर देन 11 mm हुए देन डायरेक्ट हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। फिर डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज एंड हिस्ट्रोस्कोपी या फिर फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज में क्या होता है, यूट्रस को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अलग अलग पार्ट में से हम थोड़े थोड़े सैंपल्स लेते हैं, उसे कहते हैं फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्रोस्कोपी इट इज़ बेस्ट फॉर फोकल लीजन्स। या सी इसमें हम डायरेक्ट हिस्ट्रोस्कोपी इंसर्ट करते हैं इनटू द यूट्रस और फिर जहाँ पे लीजन होता है हम वहाँ से बायोप्सी ले लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन मोस्ट प्रेफर्ड इज फ्रैक्शनल क्यूरेटाज, फिर डीएनसी एंड फिर हिस्ट्रोस्कोपी। तो इन दोनों में से पूछा जाए तो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज वो ज़्यादा अच्छी होती है। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टेरेक्टोमी वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन अल्टरनेटिवली हम डीएनसी या हिस्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया जो हमने पहले देख लिया था। विद एटीपिया में इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे डीएनसी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी या फिर फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। मैनेजमेंट में पोस्ट मेनोपॉजल में हम एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी एंड बायलेटरल साल्पिंगोफ्रेक्टोमी। प्री मेनोपॉजल में हम सिर्फ हिस्टेक्टोमी करेंगे, साल्पिंगोफ्रेक्टोमी नहीं करेंगे। इंडिकेशंस ऑफ डीएनसी या फ्रैक्शनल क्यूरेटाज प्लस हिस्टेक्टोमी, तो एक तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी पॉजिटिव आई हो फॉर एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या फिर इनएडिक्वेट सैंपल ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी, तो हम करेंगे डीएनसी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। कि एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी नॉर्मल आई हो बट परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो तो भी हम ये कर देंगे। फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस के केस में तो ये इंडिकेशंस ऑफ डीएनसी या एफसी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। उसमें मेन जो याद रखनी है वो ये और ये 3 याद रखनी। फिर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के लिए आ गई जो मैंने बताया था, एंडोमेट्रियल थिकनेस लेस देन 4 mm हुई प्लस ब्लीडिंग प्रेजेंट हुई देन रीअश्योरेंस प्लस ट्रेनेक्सिमिक एसिड। अगर फिर भी ब्लीडिंग परसिस्ट कर रही है देन एफसी या डीसी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी। क्लियर। एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन इक्वल टू 4 mm आई, उसके बाद हम ये करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, उसमें एटीपिया आया और दूसरा एटीपिया नहीं आया। अगर एटीपिया आया तो उसमें इन डायरेक्ट पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसमें हम डायरेक्ट हिस्टेरेक्टोमी करेंगे प्लस साल्पिंगोफ्रेक्टोमी। लेकिन अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है देन हम
प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी। अगर फिर भी ब्लीडिंग परसिस्ट देन हिस्टेरेक्टोमी। अगर ATP नहीं आया, नॉर्मल है, ब्लीडिंग प्रेजेंट परसिस्ट, देन फ्रैक्शनल क्यूरेटर एंड DNC एंड हिस्ट्रोस्कोपी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। पेशेंट जब रिफ्यूज़ करता है हिस्ट्रोस्कोपी तब हम देते हैं प्रोजेस्ट्रॉन और उसके बाद डायरेक्ट हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं, वरना आइडियली पहले फ्रैक्शनल क्यूरेटाज DNC एंड हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं और वो पॉजिटिव आया उसके बाद ही हिस्टेरेक्टोमी करते हैं। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया।